हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शनल केसेस ऑफ मैरिज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैरिज के कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में, जिनमें हम लोग बात करेंगे वुमेन टू वुमेन मैरिज के बारे में, गोस्ट मैरिज के बारे में एंड ट्रेडिशनल नायर मैरिज के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ओपिनियन के बारे में, जिन्होंने मैरिज को लेकर के अपने अपने व्यू एंड ओपिनियंस दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे कैथलीन गफ के बारे में एंड बात करेंगे एडवेंट लीच के मैरिज के ऊपर दिए हुए ओपिनियन के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैरिज के कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। अब हम लोग कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के केस स्टडी के बारे में जानेंगे एंड कुछ डिफरेंट तरीके की मैरिजेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस स्टडी दी गई हुई है इवांस प्रिचर्ड की। इन्होंने न्यूयर ट्राइब ऑफ अफ्रीका पर स्टडी की हुई थी एंड इन्होंने यहाँ पर वुमेन टू वुमेन मैरिज की बात की है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि द न्यूयर ट्राइब ऑफ अफ्रीका देयर आर सर्टेन वुमेन हुज मेन ऑक्यूपेशन इज विचक्राफ्ट और सॉर्सरी। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो अफ्रीका के न्यूयर ट्राइब है, वहाँ पर कुछ वुमेन्स ऐसी हैं जिनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो विचक्राफ्ट है, सॉर्सरी उनका मेन ऑक्यूपेशन है। दीज फीमेल्स आर यूजुअली अनमैरिड और चाइल्डलेस विडो। ये जो वुमेन्स होती हैं वो ज़्यादातर अनमैरिड होती हैं और इनमें से कुछ जो वुमेन्स होती हैं वो चाइल्डलेस विडोज़ होती हैं। दे अर्न ग्रेट वेल्थ टू देयर ऑक्यूपेशन बट दे हैव नो सक्सेसर। यहाँ पर ये बताया गया है ये जो वुमेन्स होती हैं, ये जो विचक्राफ्ट वुमेन्स होती हैं, उनके पास बहुत सारी वेल्थ होती है, इनकी ऑक्यूपेशन से ये बहुत सारा पैसा कमा लेती हैं, पर इनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। But this they have a need for successor who can inherit their properties। इसके लिए इन्हें एक उत्तराधिकारी ज़रूरी होता है जो उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके, उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को आगे संभाल सके। बट ऑल द मेल पर्सन ऑन द सोसाइटीज इज केयर फ्रॉम दिस वुमेन। यहाँ पर ये बताया गया कि जितने भी सोसाइटी के मेल पर्सन होते थे वो इन सारे विच क्राफ्ट करने वाली वुमेन से बहुत डरते थे, जिसकी वजह से वो लोग इन सारी वुमेन से शादी नहीं करते थे। और इन दिस कंडीशन दे मैरी विद अ वुमेन टू पेइंग अ लॉट ऑफ ब्राइट वेल्थ। ऐसे कंडीशन में ये जो विच क्राफ्ट वुमेन होती थी, ये जो जादू टोना करने वाली जितनी भी वुमेन्स होती थी, वो खूब सारा ब्राइट वेल्थ पे करके किसी वुमेन से शादी कर लेती थी। देयर आफ्टर दीज फीमेल सेलेक्ट अ मेल पर्सन टू लिव विद देयर वाइफ्स। यहाँ पर ये बताया गया है ये जितनी भी विच क्राफ्ट करने वाली फीमेल्स होती थी वो सोसाइटी से किसी एक मेल पर्सन को चूज़ करती थी अपनी वाइफ्स के साथ रहने के लिए। एंड इन मेल और फीमेल से जितने भी जो चिल्ड्रंस बॉन्ड होते थे, इनके रिलेशन से जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बॉन्ड होते थे, उन ऑफस्प्रिंग्स का जो रिलेशन उन दोनों ही फीमेल्स से होता था। सो हियर द बायोलॉजिकल फादर इज प्रॉक्सी फादर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो बायोलॉजिकल फादर होंगे वो प्रॉक्सी फादर होंगे एंड दैट वुमेन हु पेड ब्राइट वेल्थ इज सोशल फादर। और यहाँ पे जो वो वुमेन ने ब्राइट वेल्थ पे किया है, जो विच क्राफ्ट वुमेन ने ब्राइट वेल्थ पे किया है, वो सोशल फादर होगी। सो बोथ द कंडीशन ऑफ द डेफिनेशन टू एंथ्रोपोलॉजी इज एप्लीकेबल टू दिस केस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी की तरफ से डेफिनेशन दी गई है मैरिज के लिए, वो यहाँ पर इस केस पर एप्लीकेबल होगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोस्ट मैरिज के बारे में। इसकी स्टडी भी इवांस प्रिचर्ड ने की है एंड ये स्टडी भी न्यूयर ट्राइब ऑफ अफ्रीका पर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यूयर ट्राइब ऑफ अफ्रीका इज पैट्रिलिनियल सोसाइटी एंड दे हैव हाई इमोशन फॉर इट। जो ये न्यूयर ट्राइब ऑफ अफ्रीका होती है वो पैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है एंड उनके पास बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस होते हैं। Here, if a male person dies without any offspring, then their kid regard her duty to find a successor for that dead person। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो
इस सोसाइटी में अगर किसी मेल पर्सन की डेथ हो जाती है एंड इसका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होता है, उस डेड पर्सन का कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं होता है, तो उनके बच्चों की ये ड्यूटी हो जाती है उस पर्सन के लिए सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए। एंड दिस पर्पस हिज किड paid bridewell to the family of a suitable girl, and hence married that girl to the dead for whom Evans Pritchard used the term ghost। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो किड्स होते हैं, ये जो मेल पर्सन के किड्स होते हैं, वो बहुत सारा ब्राइडवेल पे करते हैं, किसी सुटेबल गर्ल को ढूंढते हैं एंड उसकी फैमिली को बहुत सारा ब्राइडवेल पे करते हैं, एंड वो जो लड़की होती है वो उस डेड पर्सन से शादी करती है। यहाँ पे इसी टर्म को इवांस प्रिचर्ड ने गोस्ट बोला है। ऑफन डैट हिज किड सेलेक्ट अ सुटेबल मैन ऑफ देयर लीनेज टू लिव विद एंड केयर फॉर दैट गर्ल। यहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं वो एक मैन की तलाश करते हैं, एक सुटेबल मैन की तलाश करते हैं जो उस लीनेज के लिए और उस लड़की के लिए सुटेबल होता है, और वो दोनों साथ में रहते हैं। और इसके बाद इनसे जो चिल्ड्रंस बॉर्न होते हैं वो उस गोस्ट के लीगल ऑफस्प्रिंग बोले जाते हैं। इन दिस केस ऑल्सो द बायोलॉजिकल फादर इज प्रॉक्सी फादर। एंड इस केस में भी जो बायोलॉजिकल फादर होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स के बायोलॉजिकल फादर होते हैं, वो प्रॉक्सी फादर होते हैं, एंड ये जो गोस्ट हस्बैंड होता है वो उन बच्चों के सोशल फादर बोले जाएंगे। So the definition of rules and queries of anthropology is not applicable on this case। तो यहाँ पर ये जो एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है वो इस केस पे एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल नायर रिलेशनशिप की। ये भी मैरिज का एक एक्सेप्शनल केस होता है एंड इसे मालाबार कोस्ट ऑफ केरला में परफॉर्म किया जाता है। इस केस में ये बताया गया है कि इन ट्रेडिशनल नायर व्हेन अ गर्ल क्रॉसेस द प्यूबर्टी, ट्रेडिशनल नायर में जब एक गर्ल प्यूबर्टी को क्रॉस करती है, प्यूबर्टी के स्टेट को क्रॉस करती है, अ सेरेमनी इज परफॉर्म, वहाँ पर एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है एंड इस सेरेमनी को ताली केतु कल्याणम कहते हैं। बिफोर दिस सेरेमनी द बॉय एंड गर्ल आर केप्ट इन सेपरेट रूम्स फॉर 3 days। इस सेरेमनी से पहले एक लड़के और लड़की को अलग अलग कमरों में 3 दिन के लिए रखा जाता है एंड सेपरेट कस्टम्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड तरह तरह के अलग अलग कस्टम्स परफॉर्म किए जाते हैं। एंड आफ्टर दीज 3 days द गर्ल इज ड्रेस फॉर तालिकेतु कल्याणम। एंड इन 3 दिनों के बाद वो जो लड़की होती है उसे तालिकेतु कल्याणम के लिए तैयार किया जाता है। द बॉय गिव्स लॉयल क्लोथ टू द गर्ल एंड टाई ताली इन हर नेक। यहाँ पर वो जो लड़का होता है वो लड़की को लॉयल क्लोथ्स देता है एंड उसके गले में ताली बांधता है। दिस बॉय इज़ रिफर्ड एज हर रिचुअल हस्बैंड। एंड ये जो लड़का होता है उस लड़की का रिचुअल हस्बैंड बोला जाता है। आफ्टर दिस सेरेमनी दिस बॉय एंड गर्ल स्टेड टुगेदर 3 days। एंड इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद वो लड़का और लड़की 3 दिनों के लिए एक साथ में रहते हैं। आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम आर सब्जेक्टेड टू प्योरिटी बाथ। 3 दिन साथ रहने के बाद उन दोनों यानी कि उस बॉय और गर्ल को प्योरिटी बाथ के लिए ले जाया जाता है। एंड दैट प्लेस बॉय टेयर्स द क्लोथ इनटू 2 pieces। एंड उस प्लेस पर वो जो लड़का होता है वो उस कपड़े को 2 pieces में फाड़ देता है, विच सिम्बलाइज दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन देम। और ये सिंबल करता है, इससे ये पता चलता है कि अब उन दोनों लड़के लड़की के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। एंड द बॉय रिटर्न हिज होम। एंड वो जो लड़का होता है वो अपने घर वापस आ जाता है। थ्रू तालिकेतु कल्याणम 2 things अकर। तालिकेतु कल्याणम के होने से 2 चीज़ें सामने आती हैं। दैट गर्ल अचीव्स द स्टेटस ऑफ मैरिड वुमेन एंड एड्रेसेस एज अम्मा। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो तालिकेतु कल्याणम के होने से 2 चीज़ें जो सामने निकल के आती है, उनमें से पहली ये, जो वो लड़की होती है
उसे मैरिड वुमेन का स्टेटस मिल जाता है एंड उसे अब अम्मा कहकर बुलाया जाता है। दैट गर्ल ऑल्सो गेट राइट टू बेयर चिल्ड्रेन एंड उस लड़की को चाइल्ड प्रोड्यूस करने का राइट मिल जाता है। इफ़ अ गर्ल गेट प्रेग्नेंट बिफोर द सेरेमनी दैट इज कंसीडर्ड इलीगल। इस सोसाइटी में अगर कोई भी लड़की इस सेरेमनी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे इलीगल माना जाता है एंड इन दिस केस मदर एंड चाइल्ड बोथ आर किल्ड एंड इस कंडीशन में जो मदर एंड चाइल्ड होते हैं उन दोनों को ही मार दिया जाता है। इन दिस सोसाइटी द गर्ल स्टेटस इन हर तरवार अ ग्रुप ऑफ ब्लड रिलीजन। और इस सोसाइटी में जो गर्ल का स्टेटस होता है, गर्ल का स्टेटस उसके तलवार में होता है, वो उसका ग्रुप ऑफ ब्लड रिलीजन माना जाता है। आफ्टर तालिकेतु कल्याणम अ गर्ल अटेंड्स अडल्टहुड। तालिकेतु कल्याणम के होने के बाद उस लड़की को अडल्ट माना जाता है, उस लड़की को अडल्ट की तरह देखा जाता है। आफ्टर शी अचीव द राइट टू अलाउ एनी मैन टू स्टे विद हर तलवार। और इसके बाद उसके पास एक राइट हो जाता है कि वो अपने तलवार के किसी भी आदमी के साथ रह सकती है। बट फॉर दिस ऑल्सो देयर टू रूल्स। और ये करने के लिए यहाँ पर दो रूल्स होते हैं। किसी भी मैन के साथ रहने के लिए यहाँ पर दो रूल्स दिए जाते हैं। उस लड़की को किसी भी मैन के साथ स्टे करने के लिए यहाँ पर दो रूल्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट ये, द कास्ट स्टेटस ऑफ दैट बॉय शुड बी सेम हायर टू दैट गर्ल। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये दिया हुआ है कि उस जो लड़के का कास्ट होना चाहिए उस लड़की के कास्ट के साथ मैच होना चाहिए, यानी कि लड़के का कास्ट उस लड़की के साथ हायर होना चाहिए। एंड सेकेंड नंबर पे ये दिया हुआ है कि द बॉय हैव टू टेकन अ परमिशन टू दैट कर्मा द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ दैट तरवार। और उस लड़के को वहाँ के करवा यानी कि जो इस तरवार का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। एंड फॉर दिस पर्पस ही हैज़ टू गिव सम गिफ्ट टू देम। एंड ये करने के लिए उस लड़के को वहाँ के करवा को कुछ गिफ्ट देने पड़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द बॉय स्टेटस इन हर तरवार डिपेंड अपॉन द गर्ल्स चॉइस। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सारी लड़की की मर्जी होती है कि वो अपने तरवार में चूज़ किए हुए लड़के के साथ कब तक रहना चाहती है। एंड दैट बॉय इज़ कॉल्ड एज विजिटिंग हस्बैंड और संबंधम हस्बैंड। एंड वो जो लड़का होता है जो उस लड़की के साथ रहता है उसको विजिटिंग हस्बैंड या संबंधम हस्बैंड कहते हैं। अ गर्ल कैन बी मेंटेन रिलेशन टू वन और मोर देन विजिटिंग हस्बैंड। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो लड़की होती है जिसे अम्मा का स्टेटस मिलता है वो एक या किसी एक से ज़्यादा लड़कों के साथ रिलेशन रख सकती है एंड ये सारे उसके विजिटिंग हस्बैंड होंगे। इवन हर कल्याणम हस्बैंड यानी कि रिचुअल हस्बैंड कैन बी विजिटिंग हर एज वेल एज द ऑल द फॉर्मेलिटीज़। इवन उसका जो कल्याणम हस्बैंड होता है जिसके साथ उसकी पहली शादी की जाती है वो भी उसको और सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ विजिट कर सकता है। विजिटिंग हस्बैंड एंड गर्ल हैड डू नॉट राइट टू ईच अदर एज द रिजल्ट ऑफ दिस रिलेशन इफ़ अ गर्ल बिकेम प्रेग्नेंट। यहाँ पर यह बताया गया है कि विजिटिंग हस्बैंड और उस लड़की का जिसे अम्मा का स्टेटस मिला हुआ है उन दोनों का एक दूसरे पर कोई भी राइट नहीं होता है। और इसके रिजल्ट में अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वन फ्रॉम द ऑल द विजिटिंग हस्बैंड विल टेक द चार्ज टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ हर डिलीवरी। तो उस लड़की के सभी विजिटिंग हस्बैंड में से किसी एक को डिलीवरी के एक्सपेंसेस को बेयर करना पड़ेगा, उस लड़की के डिलीवरी चार्जेस को भार उठाना पड़ेगा। एज दीज आर कंसिडर ऑफ लीगल फादर ऑफ दैट चाइल्ड। और इसके रिजल्ट में उस लड़के को इस बच्चे का लीगल फादर बोला जाएगा। इफ़ नो वन कम फॉरवर्ड फ्रॉम ऑल द विजिटिंग हस्बैंड दैट चाइल्ड विल बी कंसिडर एज इलीगल एंड विल बी किल्ड। अगर इन सारे विजिटिंग हस्बैंड में से कोई भी सामने आकर के उस बच्चे का भार नहीं उठाता है, उस लड़की के डिलीवरी चार्जेस का एक्सपेंसेस बेयर नहीं करता है तो उस चाइल्ड को इलीगल बोला जाएगा और उस चाइल्ड को मार दिया जाएगा।
So the definition, rules or queries of anthropology is not applicable for this case. तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है मैरिज के लिए एंड एंथ्रोपोलॉजी की जो रूल्स और क्वेरीज होती हैं वो इस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने मैरिज के ऊपर अपना व्यू या ओपिनियन दिया हुआ है। इनमें से सबसे पहले आते हैं एडवेंट लीच। हम लोग इनके ओपिनियन के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने अपने ओपिनियन में बोला है कि ही सेड दैट इंस्टेंट ऑफ गिव एनी डेफिनेशन ऑफ मैरिज वी शुड फिट सम क्राइटेरिया which can be applicable on any male-female relationship and it will be called as marriage। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि मैरिज के किसी डेफिनेशन को देने से ही या फिर मैरिज के किसी डेफिनेशन को देते ही हमें कुछ क्राइटेरिया को देखना होता है, हम लोगों को कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है जिसमें किसी मेल या फीमेल के रिलेशनशिप की बात की जाती है एंड यही मैरिज कहलाती है। लीच ने अपने मैरिज के ओपिनियन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बिल्ड किए हुए हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में बोला है टू इस्टेब्लिश टू लीगल फादर ऑफ वुमेन्स चिल्ड्रन। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि किसी वुमेन के चिल्ड्रन को लीगल फादर देने के लिए, लीगल फादर इस्टेब्लिश करने के लिए मैरिज ज़रूरी होती है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बोला है टू इस्टेब्लिश द लीगल मदर ऑफ मेंस चिल्ड्रन। किन्हीं बच्चों को उनकी लीगल मदर इस्टेब्लिश करने के लिए, किन्हीं ऑफस्प्रिंग को अपनी लीगल मदर देने के लिए यहाँ पर मैरिज ज़रूरी होती है। यहाँ थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है टू गिव द हस्बैंड अ मोनोपोली इन हर वाइफ सेक्सुअलिटी। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि किसी वाइफ को उसके हस्बैंड की सेक्सुअलिटी पे मोनोपोली यानी कि सिंगल राइट देने के लिए। फोर्थ नंबर पे भी सेम बात कही गई है कि किसी वाइफ को उसके हस्बैंड की सेक्सुअलिटी पे मोनोपोली राइट देने के लिए। फिफ्थ नंबर में ये बताया गया है टू गिव द हस्बैंड पर्सनल एंड मोनोस्टैटिक राइट। किसी हस्बैंड को या फिर कि किसी मेल को किसी पर्सनल या मोनोस्टैटिक राइट देने के लिए एंड वाइफ को डोमेस्टिक एंड लेबर सर्विसेज देने के लिए। सिक्स नंबर पे ये बताया गया है टू गिव द हस्बैंड पैराइटल और टोटल राइट ओवर द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द वाइफ। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वाइफ के पास जितने भी प्रॉपर्टी होती है या फिर वाइफ के जितने अधिकार होते हैं सेम वैसे ही हस्बैंड का पूरा अधिकार होता है वाइफ के ऊपर, यानी कि यहाँ पे बताया गया है टोटल राइट ओवर द प्रॉपर्टी। एंड सेवन्थ नंबर पे भी सेम यही बात बोली गई है कि हस्बैंड के जितनी भी बिलोंगिंग होंगी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वाइफ का भी उतना ही सेम अधिकार उन सारी चीज़ों पर होगा जितना कि उन सारी चीज़ों पे हस्बैंड का अधिकार होगा। एट्थ नंबर पे ये बताया गया है टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट फंड ऑफ प्रॉपर्टीज अ पार्टनरशिप डैट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग के लिए जॉइंट फंड या प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो उनके ऑफस्प्रिंग के लिए बेनिफिशियल होंगे। नाइन्थ नंबर पे ये बताया गया है टू इस्टेब्लिश अ सोसाइटी सिग्निफिकेंट रिलेशन ऑफ एफिनिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ब्रदर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैथलीन गफ के ओपिनियन के बारे में। इन्होंने भी मैरिज को लेकर के अपना ओपिनियन दिया हुआ था एंड इन्होंने अपने ओपिनियन में ये बोला है वाइल क्रिटिसाइजिंग एडवेंट लीच सेड दैट वाइल स्टडिंग अबाउट कल्चर और सोसाइटी वी शुड हैव अ डेफिनेशन ऑफ मैरिज। इन्होंने कल्चर और सोसाइटी की स्टडी के टाइम पे एडवेंट लीच को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम लोगों को मैरिज की एक प्रॉपर डेफिनेशन की ज़रूरत है, हमें मैरिज की एक प्रॉपर डेफिनेशन सामने रखनी चाहिए। सी सेड दैट द लिस्ट गिवन बाय एडवेंट लीच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज इट कैन बी कॉन्टिन्यूसली एक्सटेंडेड। उन्होंने ये बोला है कि जो लिस्ट दी हुई है एडवेंट लीच ने अपने क्राइटेरिया दिए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। कैथलीन गिव द डेफिनेशन ऑफ मैरिज। गफ ने मैरिज को लेकर के अपनी डेफिनेशन दी हुई है एंड इन्होंने यहाँ पर बोला है मैरिज इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन और मोर अदर पर्सन विच प्रोवाइड दैट अ चिल्ड्रन born to the woman
under circumstances not prohibited by the rules of relationship is occurred full birthright status common to normal members of a society or social status। यहाँ पर इन्होंने अपने डेफिनेशन में बोला हुआ है कि जो मैरिज होती है वो किसी मैन एंड वुमेन का रिलेशनशिप होती है एंड इसमें एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड इस मैरिज से जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उस वुमेन से जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न होंगे, वो सारे सोसाइटी में नॉर्मल पर्सन्स की तरह ही देखे जाएंगे। उन्हें फुल बर्थ राइट स्टेटस होगा, कॉमन टू नॉर्मल मेंबर की तरह ही उन्हें सोसाइटी में रखा जाएगा और उनका सोशल स्टेटस बाकी सभी तरह के लोगों के तरह ही सेम होगा। गैफ की इस डेफिनेशन से कुछ टर्म डिफाइंड हुए हैं जो इस तरीके से है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दीज टर्म्स कवर वुमेन टू वुमेन मैरिज। जो मैरिज की डेफिनेशन कैथरीन गफ ने दी हुई है, इसमें ये फुली प्रूफ होता है कि जो मैरिज है उसमें वुमेन टू वुमेन भी इन्वॉल्व हो सकती है। द बर्थ ऑफ चाइल्ड विल बी लीगल अकॉर्डिंग टू सोशल रूल। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो चिल्ड्रन ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो मैरिज के बाद बॉर्न हुए बच्चे होते हैं, वो सारे सोशल रूल के अकॉर्डिंग लीगल होंगे। These terms describe that a legitimate child will receive all the common right of the society। एंड इन टर्म से ये डिस्क्राइब होता है जितने भी लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे उन्हें कॉमन राइट होगा, सोसाइटी में एक कॉमन राइट मिलेगा। The definition which is given by Kathleen Goff covers all the exception cases, so it is considered as universal definition of marriage। यहाँ पर ये बोला गया है, जो कैथलीन गफ ने अपने मैरिज की डेफिनेशन दी हुई है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस को जो है कंसीडर किया गया है। बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस को ये डेफिनेशन कवर करती है, सो इसे मैरिज की यूनिवर्सल डेफिनेशन की तरह कंसीडर किया जाएगा। The present scenario, the gay marriage and lesbian marriage are becoming legal marriage in some countries। यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ कंट्रीज़ में गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज को लीगल मैरिज के तौर पे आजकल रखा जा रहा है। द गे मैरिज और सम आर नॉट कंसिडर्ड इन दिस डेफिनेशन। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो गे मैरिज या फिर कुछ अलग तरीके की जो मैरिजेस हैं उस डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है। सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज। सो यहाँ पर जो मैरिज की सभी तरीके की जो रिक्वायरमेंट हैं, जो रूल्स हैं, वो यहाँ पे जो कवर्स नहीं हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे एक नई यूनिवर्सल डेफिनेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर मैरिज की एक नई यूनिवर्सल डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।